नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरए से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो फुल टेस्ट सीरीज है। ओके, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ऑप्शन ए बुर्जहोम, ऑप्शन बी है मेहरगढ़, ऑप्शन सी है कोल्डीवा और ऑप्शन डी है बेलारी। नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य जो है वो पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से मिले हैं, जो लगभग 7000 वर्ष पुरानी है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लेकिन नवीनतम शोधों के अनुसार मेहरगढ़ के स्थान पर अब लहुरदेवा, जो नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, को भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना नवपाषाण कालीन स्थल माना जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो लहुरदेवा नहीं है तो इसमें मेहरगढ़ को ही हो जाएगा, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1925 और ऑप्शन डी है 1922। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और 1930 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अब्दुल कलाम आजाद ने की थी दिल्ली में, और 1923 के काकड़ी नादा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो मौलाना मोहम्मद अली ने की थी, और 1922 के अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी गया में। ओके, और 1925 में 41वें अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने की थी कानपुर में, तो इस बार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सैंदोस स्थल से R37 कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालिंगबंगा और ऑप्शन डी है हड़प्पा। हड़प्पा के समान आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है, जिसे R37 कब्रिस्तान नाम दिया गया है, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, ऑप्शन बी है अंग्रेजों के साथ संधि, ऑप्शन सी है होम रूल से अलगाव और ऑप्शन डी है पूर्ण स्वराज की मांग। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 से कांग्रेस का विभाजन 1916 तक बना रहा। ओके, और दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या लीग कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 1916 के लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था कांग्रेस ने। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला संलेखना पद्धति का उल्लेख जैन धर्म में है और दूसरा कथन है जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। संलेखना पद्धति का उल्लेख जो है वो जैन धर्म में है, तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी प्राचीन स्मारकों के परीक्षण का अधिनियम, ऑप्शन सी है भुखमरी तथा अकाल का प्रसार और ऑप्शन डी है तिब्बत का अभियान। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। ओके, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। अतः वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन उग्र के पनपने का मुख्य कारण था, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निजामुद्दीन औलिया ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, और दूसरा कथन है जौना खां गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का नाम था।
उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और जौना खां जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम है, ना कि गयासुद्दीन तुगलक के। तो इसका जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी की 11 सूत्री चेतावनी दी गई थी। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? पहला है, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करता है। दूसरा है, भू राजस्व में 50% की कमी करना। तीसरा है, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी एक दो और तीन, ऑप्शन सी एक और तीन, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने सरकार से एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया, और गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी, तथा इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया, जो सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। और उनके मांगों में भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना आदि शामिल थे। और रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये गांधी जी के 11 सूत्री मांगों में नहीं शामिल था। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया, और कारण में कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय ने इसकी अगुवाई की। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी है ए गलत है और आर सही है, और ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। 1829 ईस्वी में धारा 17 के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया था। तो इस पर जो कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और इस अधिनियम की अगुवाई जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसका जो कारण है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसका इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची दो को सुमेलित करें तथा सूचियों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची वन, सूची दो। राम प्रसाद बिस्मिल, शूरसेन, अरविंद घोष, भगत सिंह। लाहौर षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र, चटगांव सशस्त्रगार, अलीपुर बम मामला। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र केस में सजा सुनाई गई थी। तो इस प्रकार ए का दो से सुमेलित हो जाएगा। ओके। चटगांव अरमारी रेड की स्थापना सूरसेन दा या मास्टर दा ने की थी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो तीन से सुमेलित हो जाएगा। ओके। अरविंद घोष का संबंध जो है वो अलीपुर बम मामला से है। तो इस बार सी का फोर से सुमेलित हो जाएगा। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत सजा सुनाई गई थी। तो इस बार डी का वर्ड से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें दो तीन चार एक इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बरनी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका जन्म गोलकुंडा में हुआ था। दूसरा है, यह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। तीसरा है, यह तारीख-ए फिरोजशाही का लेखक था। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक और तीन, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी एक दो और तीन, और ऑप्शन डी केवल एक और तीन। जियाउद्दीन बरनी का जन्म जो है वो बुलंदशहर में हुआ था, ना कि गोलकुंडा में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और जियाउद्दीन बरनी जो है वो मोहम्मद तुगलक का समकालीन था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। और यह जो है तारीख फिरोजशाही और फतवा ए जहांगीरी का लेखक था। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बर्मा और अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया। तो इस बार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे पुरानी इमारत को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। पहला है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, दूसरा है दीन पनाह, तीसरा है फिरोज शाह कोटला नगर और चौथा है अलाई दरवाजा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ओके, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और अलाई दरवाजा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। फिरोज शाह कोटला नगर जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। और दीन पनाह जो है वो हुमायूं ने बनवाया था। तो इस प्रकार इसमें सबसे पहले अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना था, फिर अलाई दरवाजा हुआ था, फिर फिरोज शाह कोटला नगर का निर्माण हुआ था, फिर दीन पनाह का निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार इसमें 1 4 3 2, 1 4 3 2, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? ऑप्शन है पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है दांडी मार्च और ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था। तो इस कारण इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रमानुसार नीचे दिए गए कूट से व्यवस्थित करें। पहला है प्रांतों का गठन, दूसरा है घोड़ों को दागना, तीसरा है मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन और चौथा है जजिया की समाप्ति। अकबरकालीन घटनाओं का कालक्रमानुसार जो है वो इस प्रकार है। जजिया की समाप्ति जो है वो उसने 1564 में जजिया कर की समाप्ति की थी, 1564 में। ओके, और घोड़ों को दागने का प्रथा जो है वो 1574 में, 1574 में घोड़ों को दागने का प्रथा चलाया था। ओके, और प्रांतों का गठन जो है वो 1580 में, प्रांतों का गठन जो है वो प्रांतों का गठन 1580 में। मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन जो है वो 1575 में, 1575। तो इस प्रकार सबसे पहले जजिया कर की समाप्ति हुई थी, तो इसका और घोड़े को दागना, उसके बाद फिर मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन, फिर प्रांतों का गठन। तो इस प्रकार इसमें 4 2 3 1, 4 2 3 1, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन है एक आर राजकुमार और एक काबलियाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, ऑप्शन बी प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भंसिदियों के बारे में, और ऑप्शन डी है दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिंसिदियों के बारे में उल्लेख है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अथर्ववेद में सभा विवाह समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है, और दूसरा कथन है उत्तर वैदिक काल में विदित का उल्लेख नहीं मिलता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। सभा जो है वो वृहद या अभिजात लोगों की सभा है, इसमें मंत्रिपरिषद कहा जाता है, और समिति जो है वो समानता जनता की प्रतिनिधि सभा थी और यह राजा पर नियंत्रण रखती थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और उत्तर वैदिक काल में विदित का उल्लेख नहीं मिलता है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नेहरू रिपोर्ट में की गई सिफारिश नहीं थी? ऑप्शन है नागरिकों को परिभाषित करते हुए मूल अधिकार की मांग, ऑप्शन बी है भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया तक रहेगी, ऑप्शन डी है सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार जो कथन डी है वो नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश में नहीं थी, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। और कारण में कहा जा रहा है कि मैकाले को विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा भारत का वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक विकास करेगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य है और आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है और आर सत्य है। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने की बात कही और 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान भी किया था। तो इसका जो कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और अंग्रेजी शिक्षा से सिर्फ ब्रिटिश सरकार को अच्छे क्लर्क मिलने वाले थे, जिससे उनके प्रशासनिक कार्य अच्छे से हो सके। इसका भारत के वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक विकास में कोई भूमिका नहीं थी। तो इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसमें केवल कथन सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब एक कट्टरपंथी शासक था। उसने हिंदू मूर्तियों व मंदिरों को तुड़वाकर जजिया कर पुनः लगाया और हिंदू विरोधी कार्य किए, परंतु उसके काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या भी थी। तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है वो मुगल शासक अकबर ने 1575 में किया था। 1575 में, 1575 में। ओके। शाहजहां का काल जो है वो मुगल स्थापत्य का स्वर्ण का काल कहा जाता है और जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण का काल कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू मसबदारी संख्या की सर्वाधिक संख्या जो है वो औरंगजेब के काल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एटाल प्रवाल भित्ति क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। भारत में लक्षद्वीप जो है वो प्रमुख एटाल प्रवाल द्वीप है। घोड़े के नाल अथवा मुद्रिका के समान वाले प्रवाल को एटाल प्रवाल कहते हैं। ऐसी प्रवालों के बीच लैंगून पाई जाती है। ओके। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। एटाल प्रवाल भित्ति जो है वो लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण, संप्रेषण तथा वितरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए ओएनजीसी, ऑप्शन बी है ऑयल इंडियन लिमिटेड, ऑप्शन सी है गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत में प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण, संप्रेषण तथा वितरण का कार्य जो है वो गैस अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड यानी गेल द्वारा किया जाता है। तो इस कार्य इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में पहले से लेकर बाद की तिथियों तक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है केरल, दूसरा है मुंबई, तीसरा है अंडमान निकोबार और चौथा है उड़ीसा। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सबसे पहले अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लगभग 20 मई को आता है। ओके। और इसके पश्चात 1 जून को केरल में, 9 जून को मुंबई में तथा 10 जून को उड़ीसा में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जो है वो पहले अंडमान निकोबार में आता है, फिर केरल में, फिर मुंबई में, फिर उसके बाद उड़ीसा में। तो इसमें 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं? पहला आईटीसी जेड, दूसरा है जेट स्ट्रीम, तीसरा है अल और चौथा है लानिनो। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 2 और 3 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में आईटीसी जेड, जेट स्ट्रीम, हेडली चक्र, दक्षिण वकार, अल और लानिनो है। तो इस प्रकार इसमें ये चारों जो है वो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तमिलनाडु राज्य अपनी अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा से प्राप्त करता है?
ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा से। ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से। ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी मानसून और ऑप्शन डी है पश्चिमी विक्षोभ। भारत का तमिलनाडु राज्य जो है वो अपनी अधिकांश वर्षा जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। तो इस कार्य इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में उच्च दाब का निर्माण होता है एवं वहां से पवनें निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती है। इसे शीतकालीन मानसून के नाम से जाना जाता है। इसी मानसून से तमिलनाडु राज्य के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। और दूसरा कथन है जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। और तीसरा कथन है प्रतिवर्ष जलोढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। जलोढ़ या दोमट मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और जलोढ़ या दोमट मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में पाई जाती है। और इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस अम्ल, चूना तथा जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। और प्रतिवर्ष जलोढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। तो इस कार्य जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक दो तीन तीनों सही है तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और दूसरा कथन है उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलुज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में उगाई जाती है। और इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और देश में गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची वन को सूची दो से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची वन में परियोजना, सूची दो में नदी। चमेरा परियोजना, दुलस्ती परियोजना, तिपाई मुख परियोजना, तरैया परियोजना। चेनाब, रावी नदी, बराकर, बराक। चमेरा परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार ए का दो से सुमेलित हो जाएगा इसमें। ओके। और दुलस्ती परियोजना जो है वो चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बी का वन से सुमेलित हो जाएगा। और तिपाही मुख परियोजना जो है वो बराक नदी पर मणिपुर में स्थित है। तो सी का फोर से सुमेलित हो जाएगा। ओके। सी का फोर से सुमेलित हो जाएगा। तिलैया परियोजना जो है वो बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। तो डी का तीन से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें दो एक चार तीन, दो एक चार तीन, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची वन को सूची दो से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची वन में खनिज और सूची दो में स्थान। मैग्नीज, हीरा, तांबा, आभ्रक। पन्ना, छिंदवाड़ा, बेल्लारी, हजारीबाग। भारत में मैग्नीज का उत्पादन जो है वो बालघाट, बेल्लारी, सिमोगा, चित्रदुर्ग, विशाखापट्टनम आदि स्थानों पर होता है। तो इस प्रकार इसमें ए का तीन से सुमेलित हो जाएगा। ओके। बेल्लारी में मैग्नीज का उत्पादन होता है। और भारत में हीरे के उत्पादन के लिए पन्ना प्रमुख क्षेत्र है। तो बी का वन से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और भारत में तांबे के उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र जो है वो मुसाबनी, खेताड़ी, छिंदवाड़ा और बालघाट आदि हैं। तो इस प्रकार सी का दो से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और भारत में आभ्रक जो है वो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा तमिलनाडु में से प्राप्त होते हैं। और इसे हजारीबाग से प्राप्त होता है आभ्रक। तो डी का फोर से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें तीन एक दो चार, तीन एक दो चार, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में गैस विद्युत परियोजना और सूची 2 में अवस्थिति। कवास, औरैया, कैथलगुड़ी, मैथान। उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, असम। कवास विद्युत परियोजना जो है वो गुजरात में स्थित है, तो ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। औरैया जो विद्युत परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और कैथलगुड़ी विद्युत परियोजना जो है वो असम में स्थित है, तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और मैथान जो है वो झारखंड में स्थित है, तो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में एल्युमिनियम कंपनियां और सूची 2 में अवस्थिति। बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्युमिनियम, नेशनल एल्युमिनियम। हीराकुंड, कोरबा, कोरापुट, रेनकुट। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना जो है वो 1965 को कोरबा में हुई थी, कोरमा में की गई थी, तो इस बार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और हिंडन कंपनी की एल्युमिनियम उत्पादन संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश के रेनकुट यानी सोनभद्र में स्थापित किया गया था, तो बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की 2 एल्युमिनियम इकाई हीराकुंड और जलीपुर में स्थापित की थी, तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन सी है वो ए 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की उड़ीसा के कोरापुट जिले में की गई थी, तो इस प्रकार डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघर्षण क्रिया क्या है? ऑप्शन ए रेत के कणों का बहना, ऑप्शन बी कठोर पदार्थों को काटना, ऑप्शन सी पदार्थों का रूप परिवर्तन करना, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अपघर्षण जो है वो अपरदन का एक प्रमुख कारक है। जब अपरदनकारी कारक अपने साथ चट्टानी, मालवे व चूड़ को बहाकर ले जाती है तो ये पदार्थ धरातली शैलों का घर्षण कहलाता है, जिसे अपघर्षण कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। अपघर्षण क्रिया जो है वो कठोर पदार्थों को काटना होता है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में समुद्री बंदरगाह और सूची 2 में राज्य। अलेप्पी, एन्नोर, पारादीप, काकीनाड। तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। केरल में स्थित प्रमुख समुद्री बंदरगाह जो है वो कोची, कोचिकोड, अलेप्पी, तिरुवनंतपुरम आदि प्रमुख है, तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। अलेप्पी जो है वो केरल में स्थित है, बंदरगाह है, समुद्री बंदरगाह है। और तमिलनाडु में स्थित प्रमुख समुद्री बंदरगाह जो है वो चेन्नई, एन्नौर है, तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। तमिलनाडु में एन्नौर समुद्री बंदरगाह स्थित है। पारादीप उड़ीसा में स्थित प्रमुख बंदरगाह है, तो सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा इसमें। ओके। और कनाडी बंदरगाह जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए। पहला है नीलगिरी, दूसरा है कार्डामम, तीसरा है पलानी और चौथा है अन्नामलाई। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर में क्रम जो है वो कार्डामम, अन्नामलाई, नीलगिरी और पलानी है, तो इस प्रकार इसमें 2 4 3 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2 4 3 1, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सागर अन्य से भिन्न है वह है। ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी पीला सागर, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर और ऑप्शन डी लाल सागर। कैस्पियन सागर जो है वो एशिया की एक झील है, जिसे अपने वृहद आकार के कारण सागर कहा जाता है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। कैस्पियन सागर जो है वो अन्य से भिन्न है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। पहला है पर्वत, दूसरा है पठार, तीसरा है मैदान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 2 और 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप तथा महासागर बेसिन को शामिल किया जाता है।
और द्वितीय श्रेणी उच्चवच में पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी अवजात बलों द्वारा उत्पन्न रचनात्मक स्थलाकृतियों के अध्ययन हेतु पृथ्वी के अंतर्जात प्रक्रमों के रूप में तथा क्रियाविधि को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ये तीनों जो है वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली आंतरिक स्थलाकृतियां सिल व डाइस किस प्रकार की चट्टाने से बनती हैं? ऑप्शन ए बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी अंतर्वेदी मध्यवर्ती चट्टान, ऑप्शन सी अंतर्वेदी पताली चट्टान और ऑप्शन डी है जैव अवसादी चट्टान। ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली आंतरिक स्थलाकृतियां सिल व डाइस जो है वो अंतर्वेदी मध्यवर्ती चट्टान से बनती हैं। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रमुख गर्त महासागर। ऑप्शन ए इल्यूशियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है टोंगा गर्त दक्षिण प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी प्लूटोकियो गर्त और दक्षिण अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी है सुंडा गर्त हिंद महासागर। एलुसियन गर्त जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका जो कथन ऑप्शन ए है वो सही है और टोंगा गर्त जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। और प्यूटोरिको गर्त जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ना कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एल तरंगों की खोज एच.डी. लव विद्वान ने की थी। दूसरा कथन है भूकंप की सर्वाधिक तीव्रता भूकंप अभिकेंद्र पर होती है और तीसरा कथन है एस तरंगे द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल एक और तीन, ऑप्शन सी केवल दो और तीन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भूकंपीय तरंगे मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पी.एस.एल तरंगे, ओके, एल तरंगे लंबी अवधि वाली तरंगे हैं, उन्हें धरातली तरंगे कहा जाता है। एल तरंगों की खोज जो है वो एच.डी. लव विद्वान ने की है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भूकंप की सर्वाधिक तीव्रता जो है वो भूकंप अभिकेंद्र पर होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। और एस तरंगे द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक, दो और तीन तीनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चावल की कृषि विश्व में 45 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जाती है। और दूसरा कथन है चावल में आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में वर्ष में चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं। और तीसरा कथन है चावल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2 और ऑप्शन डी केवल 1 और 3। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र तथा समुद्री तटीय भाग में चावल बोया जाता है। भारत में असम व पश्चिम बंगाल में वर्ष में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं, ना कि आंध्र प्रदेश और गुजरात में। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और चावल की कृषि के लिए विश्व में 45 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जाती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जहाज निर्माण कारखाने और सूची 2 में केंद्र। कोची शिपयार्ड लिमिटेड, माझवा या डॉकयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हुगली डॉकयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई, कोची। कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो केरल के कोची में स्थित है। तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और माझवा डॉकयार्ड लिमिटेड जो है वो मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। तो सी का बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा इसमें। ओके, और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और हुगली डॉकयार्ड लिमिटेड जो है वो कोलकाता में स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4, 3, 1, 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जापान टाइफून, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज हरिकेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका विली विली और ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी चक्रवात।
विली विली उष्ण चक्रवात जो है वो उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर आते हैं, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। विली विली जो है वो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर आते हैं, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है डोलेराइट, ऑप्शन सी है पेग्मेटाइट और ऑप्शन डी बेसाल्ट। ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय लावा के पृथ्वी की सतह पर ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें बाह्य या बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान कहते हैं। बेसाल्ट एक बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान है, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बेसाल्ट जो है वो बहिर्वेदी चट्टान का उदाहरण है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, व्यापारिक व पछुआ पौने कोरियालिस बल्ब से प्रभावित होती हैं, और दूसरा कथन है स्थानीय पौनों की एक निश्चित दिशा होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। व्यापारिक तथा पछुआ पौने जो है वो कोरियालिस बल्ब से प्रभावित होती हैं, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और स्थानीय पौने किसी विशेष जलवायु या तापमान की दिशा के आधार पर एक निश्चित दिशा में नहीं चलती हैं, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इटली का एटाना ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, और दूसरा कथन है इटली का विसुवियस ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, और तीसरा कथन है म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी मृतक ज्वालामुखी का उदाहरण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इटली का एटाना ज्वालामुखी जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ना कि सुषुप्त ज्वालामुखी का, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इटली का विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। और म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी जो है वो मृतक ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो इसका जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सियाल प्रत की प्रकृति अम्लीय होती है, दूसरा है सीमा प्रत की प्रकृति क्षारीय होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सीमा परत में ज्वालामुखी मैग्मा की उपस्थिति के कारण इसकी प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और सियाल पर्वत में ग्रेनाइट व निस्सैल अधिक पाए जाते हैं, अतः इसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्म काल के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून जलधारा प्रभावित होती है। दूसरा कथन है, उत्तरी हिंद महासागर में शीतकाल के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून धारा प्रभावित होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। ग्रीष्मकालीन ऋतु में हिंद महासागर में पश्चिमी मानसून के प्रभाव में जल का प्रवाह जो है वो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर होने से दक्षिण पश्चिमी मानसून जलधारा प्रभावित होती है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और जबकि शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं स्तर से जल की ओर चलती हैं, जिस कारण उत्तर पूर्वी मानसून जलधाराएं जो है वो प्रभावित होती हैं, तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असंगत है? जलसंधि, उपनाम या विशेषता। ऑप्शन ए जिब्राल्टर भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, ऑप्शन बी बाब अल मानदेव आंसुओं का द्वार, ऑप्शन सी है डोवर विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि, और ऑप्शन डी है पाक जलसंधि भारत व श्रीलंका को अलग करती है। जिब्राल्टर जलसंधि जो है वो स्पेन व मोरक्को के बीच है, और यह भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार तथा बाब अल मंदेव जलसंधि जो है वो आंसुओं का द्वार कहा जाता है, तो इस प्रकार इसमें एक और दो जो है वो सही है इसमें। ओके, और पाक जलसंधि जो है वो भारत को श्रीलंका से पृथक करता है, तो इसका जो कथन ऑप्शन डी है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि जो है वो डेविस जलसंधि है, ना कि डोवर, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो असंगत है, वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा।
विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि जो है वो डेविस जलसंधि है, ना कि डोवर। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्लू नील व श्वेत नील का संगम उत्तरी सूडान देश के खार्तूम स्थान पर होता है। दूसरा है, ओरनीको नदी वेनेजुला की सबसे बड़ी नदी है। तीसरा है, वोल्गा नदी भूमध्य सागर में गिरती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन सी है केवल एक और दो, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ब्लू नील व श्वेत नील नदी का संगम जो है वो उत्तरी सूडान के खार्तूम नगर पर होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और ओरनीको नदी जो है वो वेनेजुला की सबसे बड़ी नदी है, जो वेनेजुला और कोलंबिया में प्रवाहित होती है। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, जो कैस्पियन सागर में गिरती है, ना कि भूमध्य सागर में। तो इसका जो कथन तीन है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दो सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य व चंद्रमा की स्थिति समकोण पर होती है, तब पृथ्वी पर निम्न ज्वार आते हैं। दूसरा कथन है, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य व चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब पृथ्वी पर उच्च ज्वार आते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। जब सूर्य व चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तब दोनों की आकर्षण शक्ति सम्मिलित रूप से कार्य करती है, जिसके कारण ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है। इसे वृहद ज्वार कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। और पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य व चंद्रमा एक समकोण स्थिति में होते हैं, तब लघु ज्वार आते हैं। ये प्रत्येक माह के सप्तमी या अष्टमी को आते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भ्रंतोस पर्वत का निर्माण तब होता है जब दो विवर्तकनी प्लेट विपरीत दिशा में गतिशील होती है। दूसरा कथन है, ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस भ्रंतोस पर्वत के उदाहरण हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भ्रंतोस पर्वत या ब्लॉक पर्वत का निर्माण पृथ्वी के ऊपरी सतहों के भ्रंश के द्वारा भूभाग के ऊपर उठने से हुआ है। ओके। ऊपर उठे भाग को हर्ष अथवा नीचे धसे भाग को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। ओके। फ्रांस का वासजेस, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, भारत का विंध्यन और सतपुरा पहाड़ी जो है वो भ्रंश पर्वत के उदाहरण है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है और दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप हिमालय में यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। पहला है गहरे गार्ज, दूसरा है यू टर्न नदी मार्ग, तीसरा है समानांतर पर्वत श्रृंखला, और चौथा है खड़ी ढाल और भूस्खलन। उपरोक्त में से कौन सा हिमालय के युवा पर्वत होने के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है एक दो और चार, ऑप्शन सी है केवल तीन और चार, और ऑप्शन डी है एक दो तीन और चार। गहरे गार्ज, यू टर्न नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रृंखला और खड़ी ढाल और भूस्खलन जो है वो हिमालय के युवा पर्वत के साक्ष्य हैं। तो इस प्रकार इसमें एक, दो, तीन और चार इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से भिन्न भिन्न मौसम में दिन और रात के समय की अवधि में भिन्नता होती है? ऑप्शन है पृथ्वी की अपनी ध्रुव पर घूमना, ऑप्शन बी है पृथ्वी द्वारा वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का परिक्रमा, ऑप्शन सी है स्थानों की अक्षांशीय स्थिति, और ऑप्शन डी है पृथ्वी की झुकी हुई धुरी पर परिक्रमा। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती तो दिन रात बराबर ना होते। ओके। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े और रातें छोटी, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटी होती। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। पृथ्वी की झुकी हुई धुरी पर परिक्रमा जो है वो दिन और रात के समय की अवधि में भिन्नता होती है। तो ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी इलाकों में वार्षिक तापमान अधिक होता है, क्या कारण है?
पहला है जल और स्थल के बीच तापमान का अंतर, और दूसरा कथन है महाद्वीपीय और महासागरों के बीच ऊंचाई में भिन्नता ऑप्शन, और तीसरा कथन है आंतरिक क्षेत्र में तेज हवा की उपस्थिति, और चौथा कथन है भीतरी इलाकों में तटों की तुलना में भारी बारिश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग उपयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है दो और तीन, और ऑप्शन डी है एक दो तीन और चार। महासागरों की तुलना में महाद्वीपी तेजी से गर्म होते हैं, ओके, और तेजी से ठंडा भी होते हैं। यही कारण है कि महासागरों का तापमान मध्यम है, ओके, जबकि महाद्वीप का अधिक होता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें, ओके। और महाद्वीपों और महासागरों के बीच ऊंचाई में भिन्नता, आंतरिक क्षेत्र में तेज हवाओं की उपस्थिति और भीतरी इलाकों में तटों की तुलना में भारी बारिश की तापांतर में कोई भूमिका नहीं होती है, ओके। तो इस प्रकार जो कथन दो और तीन और चार है वो तापांतर में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है, ओके। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से द्वीपों को 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। ऑप्शन है निकोबार और सुमात्रा, ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी है मालदीव और लक्षद्वीप, और ऑप्शन डी है सुमात्रा की और जावा। 10 डिग्री जलसंधि जो है वो भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार से अलग करने वाली जलसंधि है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार एक दूसरे को अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नजदीक है। ऑप्शन ए मलक्का जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी है बैरिंग स्टेट, ऑप्शन सी है फिलरोडो जलडमरू मध्य, और ऑप्शन डी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। जो बैरिंग स्टेट है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नजदीक है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल नीनो और ला नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि एल नीनो ला नीनो से कैसे अलग है। पहला है ला लीनो की विशेषता, विषुवतीय हिंद महासागर में असमान रूप से ठंड महासागरीय तापमान है, जबकि एल नीनो जो है वो विषुवतीय प्रशांत महासागर में असमान रूप से गर्म महासागरीय तापमान को दर्शाता है। और दूसरा कथन है अल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव है, लेकिन ला नीनो का मानसून जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं है, ओके। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। एल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्यीय क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देश के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है, ओके। यह समुद्र में होने वाली उथल पुथल है और इससे समुद्र के सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, ओके। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें, ओके। लानीनो जो है वो मानसून का रुख तय करने वाली समुद्री घटना है। यह घटना समानता अल नीनो के बाद होती है, ओके। उल्लेखनीय है कि अल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि लानीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कारण है कि पछुआ पौने उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक मजबूत और अस्थायी हैं। पहला है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कम भूभाग है, और दूसरा कथन है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। पछुआ पौने उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक मजबूत और अस्थायी इसलिए है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कम भूभाग होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा, ओके। और दोनों गोलार्धों में जो है वो कोरियालिस बल जो है वो समान होता है, ना कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनोस्फीयर नामक पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत पृथ्वी पर रेडियो संचार की सुविधा प्रदान करती है।
इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर रेडियो तरंगों के परावर्तन का कारण बनती है। और दूसरा कथन है, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है, ओके, जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यह परत जो है वो सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, ओके। ओजोन की उपस्थिति जो है वो पृथ्वी पर रेडियो तरंग के परावर्तन का कारण नहीं बनती है, ओके। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें, ओके। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य जो है वो बहुत अधिक होती है, और तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उर्वरक पोषक तत्व की कमी को कम किया जा सकता है। दूसरा है, यह शुष्क भूमि की खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन है। और तीसरा कथन है, खेती के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर की गिरती दर को रोका जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। पहला है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। सूक्ष्म सिंचाई एवं उन्नत सिंचाई प्रणाली है जिसके द्वारा पौधों के जड़ क्षेत्र में विशेष रूप से निर्मित प्लास्टिक पाइप द्वारा कम समय अंतराल पर पानी दिया जाता है, ओके। सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा उर्वरक या पोषक तत्वों की कमी को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें, ओके। और खेती के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्थल की गिरती दर को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार जो कथन दो तीन है वो भी सही हो जाएगा इसमें, ओके। यह शुष्क भूमि की खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि यह सभी भूमि की खेती में सिंचाई होती है इसके द्वारा, ओके। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और तीन सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हटा दिया जाता है तो यह उष्णकटिबंधीय प्राणपाती वनों की तुलना में तेजी से पुनः उत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन ए, वर्षा वन की मिट्टी पोषक तत्वों की कमी है। ऑप्शन बी है, वर्षा वन में पेड़ों के प्रसार की खराब व्यवहारिता है। और ऑप्शन सी है, वर्षा वन की प्रजातियां धीमी गति से बढ़ रही हैं। और ऑप्शन डी है, विदेशी प्रजातियां वर्षा वन की उपजाऊ मिट्टी पर आक्रमण करती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन ऐसे वर्षावन होते हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु के क्षेत्रों में होते हैं, ओके, जिसमें शुष्क मौसम नहीं होता है, ओके। और इन वनों की मृदा में पोषक तत्व की कमी होती है जिसके कारण उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तेजी से उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही है इसमें, ओके। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? पहला है, यह महासागर पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। और दूसरा कथन है, यह अन्य महासागरों के अपेक्षा अधिक गहरा है। और तीसरा कथन है, इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर, और ऑप्शन डी है हिंद महासागर। उपरोक्त विशेषताएं जो है वो प्रशांत महासागर की है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह फसल 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। ऊपर दिए गए विवरण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है सोयाबीन, और ऑप्शन डी है मक्का। ऊपर दिए गए विवरण जो है वो मक्का से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, चाय का पौधा उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है। और दूसरा कथन है, चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है। और तीसरा कथन है, चाय की कोमल पत्ती के विकास में वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें सहायक होती हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल तीन, और ऑप्शन डी एक दो और तीन।
चाय के लिए न्यूनतम वर्षा जो है वो 125 से 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा तापमान जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त होता है। और चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और चाय की फसल के लिए हुमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। और चाय की कोमल पत्तियों के विकास में वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार सहायक होती है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक दो तीन तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला है, यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। दूसरा कथन है, इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। रबर का उत्पादन भारत में सर्वप्रथम पेरियार तट पर उत्तरी त्रावणकोर में हुआ है। सर हेनरी विलियम द्वारा 1876 में पारा यानी ब्राजील से रबड़ की बीज भारत लाई गई थी। ओके। और वार्षिक वर्षा न्यूनतम 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए रबर की खेती के लिए, ना कि 50 सेंटीमीटर से कम। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो कथन दो जो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। रबड़ की फसल जो है वो एक भूमध्य रेखीय फसल है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा असत्य है वो ज्ञात करना, तो जो बी है वो असत्य है, तो इसमें जो दो है वो असत्य है, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में सत्य है। पहला कथन है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल वाहक को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। दूसरा कथन है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति करती हैं। और तीसरा कथन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ जाती है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें कीजिए। पहला है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। बहुउद्देशीय परियोजना जलवाहक को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और बहुउद्देशीय परियोजना घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति करती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक दो तीन तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। पहला है नमक, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा आभ्रक और चौथा है ब्रोमाइन। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक दो और चार, और ऑप्शन डी है केवल एक और चार। समुद्री जल से निम्नलिखित तत्व प्राप्त होते हैं। पहला है नमक, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है ब्रोमाइल। ओके। अभ्रक जो है वो समुद्री जल से प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन तीन है वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें एक दो और चार इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूरब में ग्रेट लेक से घिरी हुई हैं। और दूसरा कथन है, पेरी घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवास स्थल है। और तीसरा कथन है, अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल तीन, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। पेरियार घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये संपूर्ण उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में विस्तृत है। ओके। ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूरब में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके। और पेरियार घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवास स्थल है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। और अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक दो तीन तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध पेरी घास के मैदान से है। पहला है मिसिसिपी नदी, दूसरा है स्केचवन नदी, तीसरा है हडसन नदी, और चौथा है सेंट लॉरेंस नदी। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो एक दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल तीन और चार, और ऑप्शन डी है केवल एक तीन और चार।
मिसिसिपी नदी और स्केचवन नदी जो है वो पेरी घास के मैदान के अपवाह तंत्र से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया गया है। और दूसरा कथन है, शैक्षणिक उपलब्धता के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। उच्चतर कुल साक्षरता दर दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और शैक्षणिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। ओके, और आर्थिक दृष्टि से विकसित महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों में मानव विकास सूचकांक का मूल्य असम, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों की तुलना में उच्च है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हो, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मानव विकास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। दूसरा है, प्रागामी लोकतांत्रिकरण और बढ़ते लोक सशक्ति मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। और तीसरा कथन है, वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरण निम्नीकरण के मुद्दे के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, प्रागामी लोकतांत्रिकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशा है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। ओके, वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दे के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न होती है। दूसरा कथन है, महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है, इसलिए भौतिक विशेषताएं तथा बाह्य बल अपने प्रभाव से महासागर जल को गति प्रदान करते हैं। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन और घनत्व भी शामिल होते हैं इसमें। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 2 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सॉरी, बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जलधाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। और दूसरा कथन है, उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। और तीसरा कथन है, निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। महासागरीय जलधाराओं को तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। ओके, ठंडी जलधाराएं जो है वो ठंड जल गर्म जल क्षेत्र में लाती हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और गर्म जलधाराएं जो है वो गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्र में पहुंचाती हैं, और ये महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। ओके, ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके,
और उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों की पूर्वी तट पर बहती हैं। तो इस प्रकार जो कथन 3-2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1-2-3 तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कीजिए। पहला है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता ध्रुवीय क्षेत्रों से अधिक होती है। और दूसरा कथन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर जीवधारियों की संख्या घटती जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेश में अधिक होती है। ओके, तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और उष्णकटिबंधीय में ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाने पर जीवधारियों की संख्या बढ़ती जाती है, ना कि घटती जाती है। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्रो वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? पहला है लवणीय दलदल, दूसरा है ज्वारीय सांकरी खाड़ी, तीसरा है 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वार्षिक वर्षा, और तीसरा है पंक मैदान। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो, तीन और चार, और ऑप्शन डी है केवल एक, दो और चार। माइक्रो वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित कारक आवश्यक है। लवड़ी दलदल, ज्वारी सांकरी खाड़ी और पंक मैदान, ये तीनों जो है वो माइक्रो वनस्पति के विकास के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार इसमें एक, दो और चार इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव हैं? पहला है नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी, दूसरा है नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आना, और तीसरा है मृदा की उर्वरता में कमी। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। ये ए कर लो, ये बी, ये सी और ये डी। ओके, मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव जो है वो ये तीनों जो कथन है वो मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव हैं। तो इस प्रकार इसमें एक, दो और तीन इतना राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इतना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय प्राणपाती वन के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। और दूसरा कथन है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। उष्णकटिबंधीय प्राणपाती वन, भारत में ये वन बहुलता में पाए जाते हैं। ओके, और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और ये वन जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ना कि 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें एक केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? और पहला है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। दूसरा कथन है, इस प्रकार के वन देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। और तीसरा कथन है, इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष प्राणहरित रहते हैं। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये वन जो है वो दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस पर जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। ओके, और ये वन जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा। ओके, इन वन के पौधे लगभग पूरे वर्ष प्राण हरित रहते हैं। तो इसका जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक, दो और तीन तीनों सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए प्राणपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, लाइकेन। ऑप्शन बी प्राणपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, लाइकेन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ऑप्शन सी आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, प्राणपाती वन, लाइकेन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, और ऑप्शन डी आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन और प्राणपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास और लाइकेन। हिमालय पर्वत क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वे हैं प्राणपाती वन,
उसके बाद आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास और उसके लास्ट में सबसे ऊपर लाइकेन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश वाली लंबी रात व शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है। और दूसरा कथन है, पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अफवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। समानता तापमान जो है वो ऊंचाई के साथ घटता जाता है। ओके, जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। पर कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्य ह्रास दर उलट जाती है और इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। ओके, अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है, पर यह काफी समान घटना है। सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात या शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं, न कि शीत ऋतु में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और पहाड़ों या पर्वतीय क्षेत्रों में अफवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होते हैं। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल एक गलत है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह स्थान जहां ऊर्जा विमुक्त होती है उसे भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। और दूसरा कथन है, भूकंप उद्गम केंद्र पर भूकंपीय तरंगों की सबसे पहले अनुभव किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। वह बिंदु जहां से ऊर्जा उत्सर्जित होती है भूकंप मूल कहलाता है। इसे अब केंद्र भी कहा जाता है। ओके, अभिकेंद्र भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी तल पर स्थित वह स्थान है जहां सर्वप्रथम भूकंप तरंगों का अनुभव किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिसिपी मिसौरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका डेल्टा पंजाकार होता है। दूसरा है, ओहियो इसकी एक सहायक नदी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। मिसिसिपी नदी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ओके, इस नदी की लंबाई जो है वो लगभग 3730 किलोमीटर है। यह नदी इतास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। ओके, जिसका डेल्टा जो है वो पंजाकार होता है और ओहियो इसकी एक सहायक नदी है। तो इस प्रकार जो इसमें एक और दो है जो कथन है वो दोनों सही है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है? पहला है रॉकी पर्वत, दूसरा है हेनरी पर्वत, तीसरा है सियार नेवादा पर्वत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियां निम्न है। ओके, और वे हैं ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत, वाचसा पर्वत, हेनरी पर्वत, सियार नेवादा पर्वत आदि। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो एक दो और तीन जो है ये तीनों जो है वो उत्तरी अमेरिका में अवस्थित पर्वत श्रेणियां हैं। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह राकी पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है। दूसरा कथन है, यह वास्तव में एक पठार है जो कि भ्रंश अवरोधक के रूप में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। ग्रेट बेसिन पश्चिम में सियरा नेवादा पर्वत एवं पूरब में बसाच पर्वत के मध्य अवस्थित है। ओके, यह वास्तव में एक पठार है जो कि भ्रंश अवरोधक के रूप में है। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो सही हो जाएगा और कथन जो एक है वो गलत है। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली सैन जॉर्ज की खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह अर्जेंटीना के पूरब में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन बी है, यह वाल्डेज प्रायद्वीप के उत्तर में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन सी है, यह दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका को अलग करती है, और ऑप्शन डी है, यह दक्षिण चिली प्रशांत महासागर में अवस्थित है। सैन जॉर्ज की खाड़ी जो है वो
अर्जेंटीना के पूरब में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अमेजन नदी बेसिन पर्वतीय वनों से आच्छादित है जिसका स्थानीय नाम सिलवास है। और दूसरा कथन है, मैडीरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। अमेजन नदी बेसिन जो है वो विषुवत रेखीय वनों से आच्छादित है जिसकी स्थानीय नाम सिलवास है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। यह पर्वतीय वनों से नहीं बल्कि विषुवत रेखीय वनों से आच्छादित है। ओके, और मैडीरा जो है वो अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जलसंधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, यह भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को अलग करती है। ऑप्शन बी है, यह लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन सी है, यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। और ऑप्शन डी है, यह जलसंधि हिंद महासागर में अवस्थित है। जिब्राल्टर जलसंधि जो है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है। और दूसरा कथन है, यह नहर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के तिराहे पर अवस्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। स्वेज नहर का निर्माण जो है वो सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड ने शुरू किया था। इसको बनाने में व शुरू होने में करीब 10 साल लगे थे। ओके, और यह भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और यह नहर जो है वो अफ्रीका, एशिया और यूरोप के तिराहे पर अवस्थित है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक अपशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरा है, यह दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। तीसरा है, किलिमंजारो की ढाल पर कहवा की खेती होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। किलिमंजारो जो है अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, ना कि सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और यह एक अपशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और किलिमंजारो की ढाल पर कहवा की खेती की जाती है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में अवस्थित झील इरी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगरों में शामिल है। पहला है मिनेसोटा, दूसरा है डेट्रॉयट, तीसरा है हैमिल्टन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। इरी झील के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर जो है वो है डेट्रॉयट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो। ये चारों जो है वो इरी झील के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर हैं। तो इस प्रकार इसमें बी दो है, जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, नाजका टेक्टोनिक प्लेट का पूरब की ओर खिसकना ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रृंखला के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। और दूसरा कथन है, दक्षिणी चिली में ज्वालामुखी कैलिबुको 5 दशकों में अधिक समय में पहली बार फटा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। एंडियन ज्वालामुखी पट्टी अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में एंडियन कार्डिडेरा के साथ प्रमुख ज्वालामुखी पट्टी है। ओके, यह नजाकत प्लेट और अटलांटिक प्लेट के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और दक्षिण चिली में कैलबुको ज्वालामुखी जो है वो 2015 में लगभग 5 दशक बाद पहली बार फटा है। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, सबसे अधिक समय में फटा है। तो इस प्रकार एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी एवं यूरेशियन रेगिस्तान बेल्ट के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है?
पहला है यह उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित है। दूसरा कथन है यह गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव में है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। अफ्रीकी और यूरेशियन मरुस्थल पट्टी के गठन के मुख्य कारण उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब शेल्फ के कारण है। ओके, इस पर ठंडी महासागरीय धारा का प्रभाव होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी रेगिस्तान है। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। यह ठंडी समुद्री धाराओं के प्रभाव में, ना कि गर्म। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है? ऑप्शन ए पूरे वर्ष वर्षा, ऑप्शन बी केवल सर्दियों में वर्षा होती है, ऑप्शन सी अत्यंत छोटा शुष्क मौसम, और ऑप्शन डी एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम। उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु जो है वो एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम है। तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? भौगोलिक विशेषता क्षेत्र। ऑप्शन ए एबिसिनियन पठार अरब, ऑप्शन बी है एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका, ऑप्शन सी है गुआना हाईलैंड्स दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ऑप्शन डी है ओकांगो बेसिन पैटागोनिया। एबिसिनियन पठार जो है वो इथोपिया में, ना कि अरब में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, यह सही सुमेलित नहीं है। ओके, एटलस पर्वत जो है वो उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही सुमेलित, ऑप्शन बी है जो है वो सही सुमेलित है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और गुआना हाईलैंड्स जो है वो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, ना कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन सी है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल बी सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। पहला है पृथ्वी का घूमना, दूसरा है हवा का दाब और हवा, और तीसरा है समुद्र के पानी का घनत्व, और चौथा है पृथ्वी की क्रांति। उपरोक्त में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है एक दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और चार, और ऑप्शन डी है दो तीन और चार। महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारक में निम्नलिखित सम्मिलित है। ओके, पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधित कारक, बाह्य सागरीय कारक, महासागरीय संबंधित कारक, और सागरीय धाराओं से संबंधित कारक, ये चारों जो है वो समुद्री धाराओं को प्रभावित करने में शामिल है। ओके, तो इस प्रकार इसमें एक दो और तीन इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पृथ्वी की क्रांति जो है वो समुद्री धाराओं को प्रभावित करने में शामिल नहीं है। ओके, तो इसमें जो कथन चार है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाओं का मौसमी उल्टाव किसकी विशिष्ट विशेषता है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय जलवायु, ऑप्शन बी भूमध्य जलवायु, ऑप्शन सी मानसूनी जलवायु, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जलवायु। हवाओं का मौसमी उल्टाव जो है वो मानसूनी जलवायु की विशिष्ट विशेषता है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटूर मेड़बंदी मृदा संरक्षण की एक विधि है जिसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रेगिस्तान किनारे तेज हवा की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी, ऑप्शन बी निचले समतल मैदान जलधाराओं के निकट बाढ़ के प्रति संवेदनशील, ऑप्शन सी है झाड़ियां खरपतवार के फैलने के लिए उत्तरदायी है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। समोच्च बांध निर्माण को समोच्च जुताई भी कहा जाता है। यह मृदा संरक्षण हेतु कृषि तकनीकी है जिसके अंतर्गत ढाल युक्त भूमि पर उसके समोच्च रेखाओं पर वृक्ष लगाकर तथा पत्थर को रखकर अवरोध लगाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई नहीं है, ये कंटूर मेड़बंदी से मृदा संरक्षण की एक विधि में। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश जिब्राल्टर जलसंधि मध्य द्वारा अलग किया गया है? ऑप्शन ए पुर्तगाल और मोरक्को, ऑप्शन बी अल्जीरिया और स्पेन, ऑप्शन सी मोरक्को और स्पेन, और ऑप्शन डी अल्जीरिया और पुर्तगाल। जिब्राल्टर जलसंधि मध्य के द्वारा मोरक्को और स्पेन को अलग किया गया है। ओके, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण होता है? पहला ऑप्शन ए लीचिंग, ऑप्शन बी है कटाव, ऑप्शन सी उपजाऊ नदी गाद का जमाव, और ऑप्शन डी है यांत्रिक मौसम।
लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है वो लीचिंग क्रिया के कारण होता है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के नाम को क्रमशः सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। 1907 से, 1836 से, 1937 से, 1877 से। सूची 2 में उत्तर पश्चिम प्रांत, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, केवल संयुक्त प्रांत। 1836 तक उत्तर प्रदेश का नाम जो था वो है उत्तर पश्चिम प्रांत, तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और 1877 तक उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत कहा जाता था, तो इस प्रकार जो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और 1907 तक संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, तो इस प्रकार इसमें ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और 1937 से 21 जनवरी 1950 तक संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो इस सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2, 1, 4, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। ऑप्शन ए मछलियां, ऑप्शन बी है धनुष, ऑप्शन सी है तीर और ऑप्शन डी है मोर। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर जो है वो नहीं है, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन डी है टेनिस। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है वो हॉकी है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से पुरापाषाण काल के उपकरण के साथ साथ लघु पाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बेलन नदी घाटी, ऑप्शन बी है सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, ऑप्शन सी है चंदौली के चकिया और ऑप्शन डी है लोहंदा नाला। उत्तर प्रदेश के लोहंदा नाला से पुरापाषाण काल के उपकरण के साथ साथ लघु पाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और बेलन नदी घाटी, सोनभद्र की संगरौली घाटी व चंदेली की चकिया से पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए केवल। ओके, लघु पाषाण काल के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, और पुरापाषाण काल और लघु पाषाण काल के अवशेष जो है वो लोहंदी नाला से प्राप्त हुए हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के महान विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है फैजाबाद और ऑप्शन डी है बरेली। 1857 के महान विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद से नेतृत्व को संभाला था। ओके, जबकि कानपुर का नेतृत्व जो है वो नाना साहब और इलाहाबाद का नेतृत्व जो है वो इलाकत अली और बरेली का खान बहादुर खान ने किया था, तो इस बार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी है गाजियाबाद और ऑप्शन डी है आगरा। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है वो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, लेकिन विकल्प में सोनभद्र ना होने के कारण सही उत्तर जो होगा वो सहारनपुर, क्योंकि सहारनपुर जो है वो 3 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए बुलंदशहर, ऑप्शन बी है हड़पपुर, ऑप्शन सी है सिद्धार्थनगर और ऑप्शन डी है शामली। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी में शामिल जिले जो हैं वो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हड़पुर, बागपत, शामली तथा मुजफ्फरपुर है, सॉरी। ओके, और इसमें सिद्धार्थ नगर जो है वो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी में शामिल नहीं है, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई जो की हुई। ऑप्शन ए मेरठ में, ऑप्शन बी है गाजियाबाद में, ऑप्शन सी है प्रयागराज में और ऑप्शन डी है गोरखपुर में। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक हुई जो प्रयागराज में हुई थी, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है? ऑप्शन है गाजियाबाद व बागपत, ऑप्शन बी है गाजियाबाद और शामली, ऑप्शन सी है गोरखपुर व बागपत और ऑप्शन डी है गोरखपुर व शामली।
मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो गाजियाबाद है, जबकि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वो बागपत है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला है। ऑप्शन ए बहराइच, ऑप्शन बी है बदायूं, ऑप्शन सी है बलरामपुर और ऑप्शन डी है श्रावस्ती। वैधानिक नगर सभी प्रशासनिक इकाई जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, नगर पंचायत जैसे कानूनी शब्दावली के रूप में परिभाषित किया गया है। ओके, अर्थात ये शहर ना होकर शहर बनने की प्रक्रिया में होते हैं। उत्तर प्रदेश में बदायूं जो है वो सबसे अधिक वैधानिक नगरों वाला जिला है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रदेश में सटे राज्यों की संख्या 9 है। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले एवं 18 संभाग यानी मंडल है। उपरोक्त में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो कुल मिलाकर 9 है तथा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले एवं 18 मंडल हैं, जिसमें सबसे बड़ा मंडल जो है वो लखनऊ है। तो इस प्रकार इसमें एक और दो दोनों कथन जो है वो सही है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7% है। और दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र लगभग 3% है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7% है। ओके, जबकि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल जो है वो 3% है मात्र। ओके, नगरीय क्षेत्रफल का कुल क्षेत्र जो है वो 7562.29 वर्ग किलोमीटर है। ओके, तो इस प्रकार इसमें एक और दो दोनों कथन जो है वो सही है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है मऊ और ऑप्शन डी है हरदपुर। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो हरदपुर है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पर पेयजल परियोजना किस जिले से शुरू की गई थी? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी है उन्नाव, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है कन्नौज। हर घर पेयजल परियोजना जो है वो इसकी शुरुआत जो है वो झांसी से की गई थी। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है आलू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तराई वह क्षेत्र होता है जहां भाबर की विलुप्त नदियां बाहर आ जाती हैं। ओके, यहाँ की मौसमी दशा जो है वो धान उगाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तराई की मुख्य फसल जो है वो धान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले है जो बुलंदखंड और बघेलखंड दोनों में सम्मिलित है? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है चित्रकूट और ऑप्शन डी है बांदा। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है वो 4 राज्यों को स्पर्श करता है और वे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार। बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का दक्षिण क्षेत्र आता है, जबकि बघेलखंड में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों का को शामिल किया गया है। ओके, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में शामिल है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र का ढाल कैसा है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र का ढाल जो है वो हिमालय के तराई से आने वाली नदियों के प्रवाह ढाल से स्पष्ट हो जाता है। इसका प्रवाह ढाल जो है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? पहला है भरतखंडे संगीत संस्था लखनऊ और दूसरा कथन है राज्य ललित कला अकादमी प्रयागराज और तीसरा कथन है राष्ट्रीय कथक संस्था लखनऊ।
ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। भरतखंडे संगीत संस्था जो है वो लखनऊ में स्थित है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, राज्य ललित कला अकादमी जो है वो लखनऊ में स्थित है, ना कि प्रयागराज में, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, राष्ट्रीय कथक संस्था जो है वो लखनऊ में स्थित है, तो इस बार जो तीसरा कथन है वो सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंस एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी है नोएडा, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है सिद्धार्थनगर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंस एंड रिसर्च जो है वो नोएडा में है, तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेह या कल्लर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है? ऑप्शन ए क्षारीय मिट्टी मृदा, ऑप्शन बी है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी है लाल मृदा और ऑप्शन डी है काली मृदा। लवड़ी या क्षारीय मिट्टी के भिन्न भिन्न नाम है। ओके, इन्हें रेह या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। इनका पीएच मान जो है वो 8.5 से अधिक होता है। ओके, और इनका विकास जो है वो शुष्क जलवायु वाले परिस्थितियों में होता है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित नहीं है। ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन से, ऑप्शन बी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन सी आकाशगंगा की उत्पत्ति से और ऑप्शन डी है सौरमंडल की उत्पत्ति से। महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा की उत्पत्ति तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है, तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा। महाविस्फोटक सिद्धांत जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित नहीं है, तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है ऑप्शन ए है वो गलत नहीं है। ओके, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी, ऑप्शन बी है डॉक्टर एलन सैंडेज और ऑप्शन सी है जॉर्ज लेमेंतेयर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 2.5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी है 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी है 25 करोड़ वर्ष और ऑप्शन डी है 50 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगता है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, कृत्रिम उपग्रह और सूची 2 में चंद्रमा, यूरेनस, मेराइनर, हैली। यूरेनस जो है वो एक ग्रह है, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है, तो बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और हेली जो है वो एक पुच्छर तारा है, तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और मेराइनर जो है वो एक कृत्रिम उपग्रह है, तो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? ऑप्शन है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, ऑप्शन बी है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ऑप्शन सी है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। ओके, चूंकि ग्रहों व उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ओके, अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण चंद्रग्रहण होता है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चंद्रग्रहण जो है वो जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रग्रहण लगता है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है इसलिए यहाँ जीवन भी संभव नहीं है। और दूसरा कथन है, यहाँ दिन अति गर्म व रात बर्फीली होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ओके, और सूर्य और पृथ्वी के बीच होने के कारण बुध एवं शुक्र को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ओके, बुध का तापमान सभी ग्रहों से सबसे अधिक होता है।
और बुध पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए यहाँ जीवन भी संभव नहीं है। ओके, और यहाँ दिन जो है वो अति गर्म और रात जो है वो बर्फीली होती है। तो इस प्रकार इसमें एक और दो दोनों कथन जो है वो सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए, यह सूर्य और शुक्र ग्रह के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी है, यह शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी है, यह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है। और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। ओके, तथा सभी ग्रहों के आकार की दृष्टि से पांचवा स्थान रखता है। ओके, यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी डीमोस, ऑप्शन सी है फाबोस और ऑप्शन डी है गैनमीड। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो मंगल ग्रह का डीमोस उपग्रह है। ओके, जबकि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह का गैनमीड उपग्रह है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे उपग्रह जो है वो डीमोस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समानता दूर संवेदी उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समतुल्य कक्षा में 600 से 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। और दूसरा कथन है, दूर संचार उपग्रह भू स्थैतिक कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। कृत्रिम उपग्रह जो है वो दो प्रकार के होते हैं, दूर संवेदी उपग्रह और दूर संचार उपग्रह। ओके, दूर संवेदी उपग्रह जो है वो उसके द्वारा किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े संग्रह करना या किसी भौतिक संपर्क में बिना पृथ्वी के धरातली रूप और संसाधनों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। ओके, जबकि दूर संचार उपग्रह का प्रयोग जो है वो संचार सेवा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। और समानता दूर संवेदन उपग्रह जो है वो ध्रुवीय सूर्य समतुल्य कक्षा में 600 से 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। ओके, और दूर संचार उपग्रह जो है वो भू स्थैतिक कक्षा में 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें एक और दो दोनों कथन जो है वो सही है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितनी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं हैं? ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी है 181, ऑप्शन सी है 179 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी पर कुल जो है वो 179 अक्षांशी काल्पनिक अक्षांशी रेखाएं हैं। ओके, और वे हैं, जैसे देखो ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में 90 और विषुवत रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांशी रेखाएं होती हैं। ओके, 90 अक्षांशी रेखाएं होती हैं। ओके, और जो 90 डिग्री पे होता है वो एक बिंदु है, ना कि रेखा है। तो इस प्रकार जो ये 90 प्लस ये टोटल 181 हो जाएगा अक्षांशी रेखा, और दो बिंदु जो होते हैं वो रेखा नहीं होता बल्कि बिंदु होते हैं, तो इसमें दो माइनस करेंगे तो 179 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। 179 काल्पनिक अक्षांशी रेखाएं होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है। और दूसरा कथन है, अवसादी व रूपांतरित चट्टान इसी से निर्मित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। आग्नेय चट्टान जो है वो रावेदार होते हैं, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ओके, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इनका ही निर्माण हुआ था। इनमें परतें तथा जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ओके, इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम होता है तथा भौतिक व यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। और इनका निर्माण जो है वो क्रिस्टल के नीचे उपस्थित तप्ते तथा तरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और अवसादी व रूपांतरित चट्टानें इसी से निर्मित होती हैं, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए जलवाष्प, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा जो है वो जलवाष्प गैस निकलती है, यानी H2O, H2O यानी पानी निकलता है। ओके, जलवाष्प निकलता है सबसे ज्यादा, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन बी वाल्केनिक चट्टानें, ऑप्शन सी परतदार चट्टानें और ऑप्शन डी प्लूटोनिक चट्टानें। जब लावा पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर ही जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। ओके, अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफी समय लगता है, जिससे इसमें बड़े बड़े रावे होते हैं। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? ऑप्शन ए एपिनाइन, ऑप्शन बी है पेरेनीज, ऑप्शन सी दिनानिक अल्पास और ऑप्शन डी है जूरा। एपिनाइन पर्वत जो है वो इटली में स्थित है। ओके, इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो माउंट क्रोनो है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? ऑप्शन ए जूरा, ऑप्शन बी पेरिनीज, ऑप्शन सी कार्पियंस और ऑप्शन डी है काकेसस। स्पेन और फ्रांस के मध्य पेरिनीज पर्वत सीमा बनाती है। ओके, और यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष है यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार जो है वो बिक्से की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश लवणता जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग पाया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन बी अलवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है, ऑप्शन सी भूगत जल के रूप में और ऑप्शन डी मृदा आर्द्रता के रूप में। अधिकांश आलवड़ जल जो है वो बर्फ छद्रक और हिमनद के रूप में होते हैं और उसके अलावा जो आलवड़ जल पाए जाते हैं वो है भूमिगत जल के रूप में। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? ऑप्शन ए महासागरीय गर्त, ऑप्शन बी महासागरीय ढाल, ऑप्शन सी महासागरीय मग्न तट और ऑप्शन डी गहरे सागरीय मैदान। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग जो है वो गहरे सागरी मैदान है। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है तापमंडल, ऑप्शन सी है बहिर्मंडल और ऑप्शन डी है आयन मंडल। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल का आयन मंडल जो है वो जिम्मेदार है प्रकाश के लिए। तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एल्बिडो किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी की कुल ऊष्मा बजट को, ऑप्शन बी है पृथ्वी द्वारा अवशोषित ऊष्मा को, ऑप्शन सी है सौर विकिरण के परावर्तित भाग को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के ऊष्मा बजट से सौर विकिरण का जो भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चला जाता है, इसी परावर्तन भाग को ही पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ित झंझा आदि उत्पन्न होते हैं तथा संवहनी वर्षा भी होती है। ये कौन से बादल होते हैं? ऑप्शन ए पच्छाव मेघ, ऑप्शन बी उत्तरी स्तरीय मेघ, ऑप्शन सी वर्षा स्तरीय मेघ और ऑप्शन डी कपासी वर्षी मेघ। कपासी वर्षा मेघ जो है वो अत्यधिक गहरे काले एवं सघन बादल हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की भांति उठे रहते हैं। ओके, तथा इसका विस्तार जो है वो काफी बड़े क्षेत्र पर होता है। इन बादलों से भारी वर्षा, ओले, तड़ित झंझा आदि उत्पन्न होते हैं। ओके, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में शीत वार्तकों के सहारे मुख्यतः इन बादलों में वर्षा होती है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोएस निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी हिमानी, ऑप्शन बी भूगत जल और ऑप्शन डी है पवन। मरुस्थलीय क्षेत्र के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू कणों के वृहत निक्षेप को लोएस कहते हैं। ओके, इसकी मिट्टी में जल मिलने पर अत्यंत उपजाऊ हो जाती है। ओके, चीन के उत्तरी मैदान में लोएस मिट्टी मिलती है जो गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाई गई है। ओके, ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग जो है वो पीला होता है और लोएस जो है वो पवन से संबंधित है। इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीयक क्रम के उच्चावच है। और दूसरा कथन है, ये निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतया 1000 मीटर से कम ऊंचे होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। पर्वत जो है वो पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं। ये वैसे ऊंचे स्थल भाग हैं जिनका पार्श्व ढाल जो है वो तीव्र एवं शिखर जो है वो संकुचित होता है। ये निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में समानता 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, ना कि कम ऊंचे होते हैं। इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है? पहला है क्यूराइल धारा, दूसरा है अकोष्टक धारा, तीसरा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, और चौथा है बेंगुएला धारा। क्यूराइल एवं अकोष्टक धारा जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। ओके, तो इस प्रकार इसमें एक और दो इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है वो प्रशांत महासागर की गर्म धारा है, और बेंगुएला धारा जो है वो अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। ओके, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है ग्लोबल वार्मिंग से, दूसरा सतत विकास से, तीसरा ओजोन परत संरक्षण से, और चौथा है जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है दो और चार दोनों, और ऑप्शन सी है केवल तीन, और ऑप्शन डी है एक और चार। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा की मॉन्ट्रियल शहर में समझौता किया गया। ओके, इसी समझौते को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को पूरे विश्व में ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें केवल तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा जिससे दृश्यता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन ए सिरोको, ऑप्शन बी है सामुन, ऑप्शन सी है सामल, और ऑप्शन डी है सीमूम। अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा जिससे रेत की आंधी आती है तथा दृश्यता जो है वो समाप्त हो जाती है, और यह हवा जो है वो सीमुम के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लताएं व अधिपादम इस बायोम की सर्वप्रमुख विशेषता है। दूसरा कथन है, इन वनों में मिलने वाली जीवों में हाथी, गैंडा, जंगली सूगर, शेर, घड़ियाल, बंदर व सांप के अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये विशेषताएं किस प्रकार के वन की है? ऑप्शन ए मध्य अक्षांशीय सदारहित वन, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय सदारहित वन, और ऑप्शन डी है शंकुधारी वन। उपरोक्त कथन जो है वो उष्णकटिबंधीय सदा रहित वन से की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा को किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए विलियम गार्ड, ऑप्शन बी है विलियम रिस, और ऑप्शन सी है एजी टांसेल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा को विलियम रिस ने विकसित किया था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और यह अवधारणा जो है वो आकलन करती है कि मानव ने पृथ्वी की कितनी वहन क्षमता का उपयोग किया है। ओके, और इसका आकलन किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में भोजन व वन उत्पादों तथा ईंधन के औसत प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, ऑप्शन बी है ओजोन परत के संरक्षण से, ऑप्शन सी है ग्रीन हाउस गैस की पहचान से, और ऑप्शन डी है सतत विकास पर विशेष बल से। जोहान्सबर्ग सम्मेलन जिसे रियो 10 के नाम से भी जाना जाता है और इसे पृथ्वी टू सम्मेलन भी कहते हैं। ओके, इसका जो सम्मेलन हुआ था वो 2002 में हुआ था। यह सम्मेलन मुख्यतः सतत विकास पर विशेष बल देता है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो है वो 2002 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादक को दुगुनी करना व टिकाऊ कृषि, ऑप्शन बी है खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु, ऑप्शन सी है नदियों को जोड़ने की योजना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
अमृत क्रांति का संबंध जो है वो नदियों को जोड़ने की योजना से है। ओके, जबकि कृषि उत्पादक को दुगना करना व टिकाऊ कृषि जो है वो सदाबहार हरित क्रांति या द्वितीयक हरित क्रांति से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ नगर किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन है पूरब में, ऑप्शन बी है उत्तर पूरब में, ऑप्शन सी है दक्षिण पूरब में और ऑप्शन डी है पश्चिम में। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ नगर जो है वो पश्चिम दिशा में स्थित है। ओके, जबकि सिडनी व कैनबरा जो है वो पूरब दिशा में स्थित है। तो इस बार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच।